बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में जाना था और बैंक के संबंध में किस तरीके से खाता खोला जाता है, खाता खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होता है, कितने राशियों में खाता खोला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उसके पश्चात खातों के प्रकार के संबंध में जानकारी प्राप्त किया था। खाते के प्रकार में व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार खातों का प्रकार होता है और उस खातों के प्रकार में इस खातों के प्रकार में सबसे पहले हमने आपको बचत खाता के बारे में भी कल बताया था और कल ही हमने आपको चालू खाता इसके बारे में भी बताया था। चालू खाता वह खाता होता है जिसका अधिकतम उपयोग व्यापारी वर्ग करते हैं, जिन्हें कई बार बहुत अधिक मात्रा में राशि जमा करने हेतु बैंक जाना होता है। कई बार वो दिन में 3-3, 4-4 बार भी जैसे जैसे उनके पास अधिक राशियां होती जाती है, उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह बैंक में जा कर के जमा करते जाते हैं। इस चालू खाता को अंग्रेजी में करेंट अकाउंट बोलते हैं और करेंट अकाउंट में, चालू खाता में बैंक चूंकि व्यक्ति को ज्यादा सेवा देती है, उसके बदले में उससे शुल्क लेती है। यहां तक के कल हमने चर्चा किया था। चालू खाता के पश्चात हमारा आता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट मतलब कोई व्यक्ति एक मुश्त राशि निश्चित समय के लिए जब बैंक में जमा करता है तो उस खाते को हम सावधि जमा खाता कहते हैं। यह सावधि जमा खाता का उपयोग वह व्यक्ति करते हैं जिनके पास वर्तमान में पैसा होता है और भविष्य के लिए कुछ कार्यों के लिए वो अपने पैसे को जब सुरक्षित रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कोई किसान यदि अपना फसल बेचा और उसके बाद उसको ये लगा कि उसके पास राशि ज़्यादा है और 4 साल के बाद वह अपनी लड़की का विवाह करेगा तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता होगी, तो वह पूरी राशि को बैंक में 4 वर्ष के लिए जमा कर देता है। समय उपरांत उसको वह राशि ब्याज सहित मिल जाती है। इस सावधि जमा खाता जो है वो 7 दिन से लेकर के 10 वर्ष तक की समय अवधि के लिए खोला जाता है और समय के हिसाब से कम समय में कम ब्याज और ज्यादा समय में ज्यादा ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसमें देय होता है। तो ये तो हो गया हमारा सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता के पश्चात आता है हमारा आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता को रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है इस आवर्ती जमा खाता का उपयोग वह व्यक्ति अधिक करता है जो वेतन भोगी होता है या ऐसा व्यक्ति, किसान व्यक्ति जो जिसकी खेत कम है और जो अपने बाड़ी में बोलना चाहिए साग भाजी लगाता है और साग भाजी लगाने के उपरांत प्रत्येक सप्ताह उसको बाजार बेचने के लिए जाता है। तो जब प्रत्येक सप्ताह वो बाजार बेचने के लिए जाता है तो प्रत्येक सप्ताह उसको कुछ आमदनी होती है। उस आमदनी को, सप्ताह की आमदनी अपने पास रखता है और हर माह एक निश्चित राशि जब उसके पास हो जाती है तो हर माह बैंक में एक निश्चित राशि जाकर के वह जमा करता है और एक निश्चित समय के उपरांत 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के भी हम आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं और उस आवर्ती जमा खाते में प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह में उसको
निश्चित तारीख को बैंक में जाकर के पैसे को जमा करना होता है और वह पूरी राशि उसको निश्चित समय उपरांत एक साथ मिल जाती है। यदि वह 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है तो उसको प्रत्येक माह 5 साल तक बैंक में जाकर के पैसे जमा करने होंगे और 5 साल के उपरांत ब्याज सहित वो पूरी राशि एक मुश्त उसको मिल जाती है। आवर्ती जमा खाता के पश्चात आता है हमारा वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक जमा खाता। वरिष्ठ नागरिक जमा खाता जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, सरकार ये मानती है कि कोई भी व्यक्ति 55-60 वर्ष तक के ही काम कर सकता है, उसके बाद उसका शरीर कमजोर हो जाता है और वह काम नहीं कर पाता। तो जब वह काम नहीं कर पाता और उसको पैसे की आवश्यकता होती है, जो काम कर पाता है उसको भी तो पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन जो काम नहीं कर पा रहा है उसको तो डबल नुकसान है, काम भी नहीं कर रहा है और उसको पैसे भी चाहिए। तो सरकार उनको बाकी लोगों की तुलना में आधा प्रतिशत ज्यादा ब्याज देती है। यदि सामान्य व्यक्ति को 9.5% ब्याज मिलता है किसी बैंक में, तो यदि उसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है तो उस व्यक्ति को 10%, आधा प्रतिशत ज्यादा ब्याज हर खाते में बैंक देती है, जिसको हम कहते हैं वरिष्ठ नागरिक जमा खाता। और अंतिम आता है हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब यह होता है, यह एक ऐसा खाता होता है जिसको खुलाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। अभी तक के बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता या वरिष्ठ नागरिक जमा खाता, इस सभी खाते में एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है खाता खुलवाने के लिए। आवश्यक दस्तावेज भी चाहिए रहता है, उसके साथ साथ एक न्यूनतम राशि भी चाहिए होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन सरकार उनके को भी कहती है कि बैंक जाना है और आपको भी खाता खुलवाना है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके लिए बिना पैसे का अकाउंट खोला जाता है, जिसको कि कहते हैं हम नो फ्रिल्स अकाउंट। इस नो फ्रिल्स अकाउंट में 500 रुपए तक की यदि राशि व्यक्ति अपना धीरे धीरे करके जमा करता गया, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जितने भी उसकी इच्छा हुई वह पैसा जमा करता गया और 500 रुपए से कम राशि में इस खाते में ब्याज नहीं दिया जाता है, किसी भी किस्म का ब्याज नहीं दिया जाता है। और 500 रुपए से जब राशि अधिक हो जाती है 10,000 तक के, तब उसमें ब्याज दिया जाता है। और जब 10,000 रुपए से ज्यादा राशि हो जाती है तो वह नो फ्रिल्स अकाउंट जो है वह बचत खाता में परिवर्तित हो जाता है। तो 10,000 रुपए से नीचे की ही राशि रहने पर नो फ्रिल्स अकाउंट कहलाता है। तो ये तो हुए हमारे 6 खातों के प्रकार। और सभी खातों को खुलवाने के लिए जो हमारे आवश्यक दस्तावेज हैं, एक आवेदन पत्र, 2 फोटो, निवास का पता और पहचान का पता, इतने सारे दस्तावेज ले जाकर के हमको बैंक में देना होता है। खाते खोलने के पश्चात जिस किस्म का भी हम खाता खुलवाएं, उसके सबूत के तौर पर बैंक आपका एक फोटो लगा करके, आपका पासबुक बना करके आपको बैंक वापस करती है और साथ में आपसे एक सिग्नेचर लेती है, आपका हस्ताक्षर लेती है, जो आपके पैसे निकालने के समय जरूरत पड़ता है और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे 10वीं के जो कोर्स में है, हमारे 10वीं के कोर्स में यह बचत खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, इन 3 जमा खाता में ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में हमको 10वीं के कोर्स में पढ़ना है। बाकी जितनी चीजें हम बताएं ये हमारी जानकारी के लिए है।
भले हम के पढ़ने में नहीं हो, कोर्स में नहीं हो, लेकिन हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, ताकि कल के दिन आप बैंक जाओ तो आप उस बैंक में आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना खाता या अपना अकाउंट खुलवा सको। अब इसके बाद हम आते हैं बचत खाता में ब्याज की गणना। हमने आप लोगों को बता ही चुका है कि बचत खाता किसे कहते हैं, और बचत खाता में न्यूनतम हर बैंक अपने अपने हिसाब से राशि जमा कराती है, और इस बचत खाता में जो ब्याज की गणना होती है वह 2-3 बातों पर निर्भर करता है कि ब्याज की गणना हम इसमें किस तरीके से करें। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि इस बचत खाते में किसी भी महीने के 10 तारीख से लेकर उस महीने के अंतिम तारीख तक जो न्यूनतम राशि होती है, किसी माह के 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक न्यूनतम राशि पर ब्याज दे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम पासबुक देखते हैं और पासबुक में हमको ब्याज दिया गया होता है, तो वह जो ब्याज है उसकी गणना कोई भी माह के 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक जो न्यूनतम राशि होती है उस न्यूनतम राशि पर हमको ब्याज दे होता है। और दूसरा चीज, प्रत्येक माह की न्यूनतम राशि का योग ज्ञात किया जाता है। अब न्यूनतम राशि पता चलने के पश्चात हर माह जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक के जितने भी माह होते हैं उन सभी माह की जो न्यूनतम राशि है उन न्यूनतम राशि को जोड़ लिया जाता है, उसका योग ज्ञात कर लिया जाता है, और उस राशि का एक माह का ब्याज जो निकलता है वही हमारे राशि पर देय ब्याज होता है। और तीसरा चीज, इस राशि पर साधारण ब्याज देय होता है। तीसरा चीज जो है, जोड़ने के पश्चात जो राशि आती है उस राशि पर साधारण ब्याज, जो कि आप लोगों ने 8वीं कक्षा में पढ़ा है। ब्याज निकालने का सूत्र आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़े हो ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। चूंकि हम प्रत्येक माह की राशि को जोड़ लिए हैं तो यहाँ पर मूलधन गुणित दर, यह जो समय हो जाता है वो 1/12 हो जाता है, क्योंकि सभी माह का हम जोड़ लेते हैं और 12 से भाग देते हैं, तो वो जो एक माह का ब्याज है वही उस पूरी राशि का ब्याज होता है। ये हमारा बोलना चाहिए महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज इसमें जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि यदि न्यूनतम राशि 5 रुपए से कम हो
तो उस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। 5 रुपए से यदि न्यूनतम राशि 5 रुपए से कम हो तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। दूसरा चीज, जो ब्याज की गणना है वह 10 के गुणज में ज्ञात की जाती है। मतलब जैसे अंतिम इकाई में 6 रुपए है तो उसका निकटतम दहाई वाला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यदि 5 है या 4 है तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए इसी हम जान लें कि माह की राशि है 1215 रुपए। 1215 रुपए, तो 10 के गुणज में हम इसको 1210 रुपए लिखेंगे। लेकिन यदि हमारी राशि 1216 रुपए है तो 10 में इसको 1216 के बाद 10 के गुणज में 20 आ जाएगा, 17, 18, 19, 20 निकटतम में, तो हम उसको 1220 लिखेंगे। तो इस तरीके से 5 से कम में ब्याज देय नहीं होता है और 5 से अधिक में उसके आगे वाले दहाइयों में ब्याज देय होता है। यह तो हो गया हमारा ब्याज से संबंधित गणना कि हम ब्याज किस तरीके से ज्ञात करते हैं। और इसके बाद आते हैं हम इसके सवालों में। चूंकि ये बैंकिंग और आयकर है और इसमें हमको ब्याज की गणना याद करनी है, और ब्याज की गणना पासबुक के ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी लोगों ने पासबुक देखा होगा। पासबुक में आप देखते होंगे कि दिनांक दिया होता है, विवरण दिया हुआ रहता है, आप कितने पैसे जमा कर रहे हो वो लिखा रहता है, कितने पैसे निकाल रहे हो वो लिखा हुआ होता है, और अंतिम शेष आपका कितना है वह राशि लिखी हुई रहती है। तो इसके प्रश्न 2 तरीके से आते हैं हमारे। या तो पासबुक का विवरण हमारे प्रश्न में दिए रहेंगे, दर दिया हुआ होगा, उसके आधार पर ब्याज की गणना करनी है, ये रहता है। या तो हमारे प्रश्न रहते हैं कि पूरे लंबे से किसी व्यक्ति ने बैंक में अपना खाता खुलवाया, खाता खुलवाने के पश्चात इतने तारीख को 500 रुपए जमा किया, फिर किसी तारीख को 200 रुपए निकाला, फिर किसी तारीख को 1000 रुपए जमा किया। यदि इस आधार पर 5% की दर से दिसंबर तक के या जो भी जुलाई महीना तक के ब्याज की गणना कीजिए, इस तरीके से दिया रहता है। तो हमको जब डिटेल्स में इस तरीके से दिया रहता है तो उसका पहले पासबुक का विवरण बनाना होता है, और पासबुक के विवरण बनाने के पश्चात फिर उस पासबुक के विवरण से ब्याज की गणना करनी होती है। तो इस तरीके के 2 सवाल होते हैं हमारे 5.1 प्रश्नावली में। आपके इसके प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों में से एक आध प्रश्न बताते हैं। परीक्षा में अधिकतर क्या होता है कि हमारे प्रश्न तो वही रहते हैं, नाम बदल दिए जाते हैं। ब्याज कितना मिल रहा है या ब्याज की गणना कैसी करनी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ये महत्वपूर्ण नहीं रहता कि खाता किसका है। अब मान लो आपका नाम राजकुमारी है तो वहां पर राजकुमारी का खाता है या किसी प्रियंका का खाता है, इससे हमको मतलब नहीं होता है। पैसे कितने जमे हुए हैं, कितने दिन उसके न्यूनतम राशि रही है और उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, वो सही सही निकालना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम आते हैं इसके प्रश्नों में।
एक प्रश्न है, बीडी शर्मा के भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा के बचत पासबुक में निम्न प्रविष्टियां की गई है। उसकी प्रविष्टियां हम लिख देते हैं बुक के आधार पर। दिनांक, यह है हमारा प्रश्नावली 5.1 का 10वां प्रश्न है। इस 10वें प्रश्न में बीडी शर्मा द्वारा, चलिए आप लोग एक काम करिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में तो सभी तरफ वही सरकारी पुस्तकें चलती है, तो आप लोग अपने कॉपी में यह प्रश्न को लिखिए, प्रश्नावली 5.1 का 10वां प्रश्न। उसके बाद फिर यह प्रश्न कैसे हल होता है इस प्रश्न को बताते हैं। आप लोगों ने अब तक के सवाल को लिख लिया होगा अपने कॉपी में। हम यहां पर बोर्ड में लिख देते हैं सवाल। बीडी शर्मा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा के बचत खाता पासबुक में निम्न प्रविष्टियां की गई है। हमारा जो पासबुक होता है उस पासबुक में उसकी प्रविष्टियां इस तरीके से है। दिनांक, विवरण, आहरित राशि, जमा राशि और शेष राशि। जो बीडी शर्मा जी हैं वो 2 तारीख को 2/7/2004 को विवरण मतलब नगद रुपए लेकर के बैंक जाते हैं, नगद रुपए लेकर के जाते हैं और 2000 रुपए जमा करके अपना खाता खोलते हैं। तो जब वो अपना खाता खोलते हैं तो उनके खाते में 2000 रुपए राशि रहती है। कितने तारीख को उन्होंने अपना खाता खोला? 2 तारीख को, 2 जुलाई 2004 को। उसके बाद फिर वो उसी माह के 8 तारीख को जाते हैं, 8 तारीख को जाते हैं और फिर नगद रुपए लेकर के जाते हैं और 500 रुपए अब की बार वो बैंक में जमा करते हैं। तो उनके पासबुक में 2500 रुपए हो जाते हैं। 1 महीने के बाद में उनको पैसे की आवश्यकता होती है तो वो पुनः बैंक जाते हैं और 10 तारीख को अगले महीने के अगस्त में फिर उनको पैसे की आवश्यकता होती है तो वह स्वयं जाते हैं बैंक और 500 रुपए आहरित करते हैं। आहरित करने का मतलब होता है निकालना। बैंक से फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भर करके 500 रुपए निकालते हैं। तो जमा राशि कुछ नहीं है और 2500 रुपए में से 500 रुपए कम हो जाता है तो उनके खाते में कितना रुपए बच जाता है? 2000 रुपए बच जाता है। पुनः वो 10वें महीने में 10 तारीख को 10वें महीने में उसी वर्ष फिर जाते हैं, स्वयं फिर जाते हैं और फिर 500 रुपए निकाल करके लाते हैं तो उनके खाते में 1500 रुपए बच जाता है। 9 तारीख को दिसंबर महीने में फिर बैंक जाते हैं, नगद
और 200 रुपए जमा कर देते हैं बैंक में तो उनके खाते में फिर 1700 रुपए हो जाते हैं। इस तरीके से वह बैंक जाते हैं। बैंक जाने के उपरांत पैसा कभी निकालते हैं, कभी जमा करते हैं। इस तरीके से उनके पासबुक में वह छपते जाता है। तो यह हमारा पासबुक का विवरण दिया गया है और हमको ये बोला है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो तो दिसंबर 2004 के अंत में कितना ब्याज देय होगा। 5% यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो तो दिसंबर 2004 के अंत में कितना ब्याज देय होगा। इस तरीके से हमको पूछा जाता है। इस सवाल के में, इस प्रश्न में हमारा पासबुक का विवरण दिया हुआ है। इस पासबुक के विवरण की सहायता से ब्याज योग्य राशि हर माह कितनी है उस ब्याज योग्य राशि की हमको गणना करनी है। तो हम यहीं पर लिखते हैं इसको। इसके हल में बी.डी. शर्मा के पासबुक विवरण से ब्याज की गणना। इस ब्याज की गणना करने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और उस टेबल में पहला कॉलम होता है माह, दूसरा कॉलम होता है माह की 10 तारीख से अंतिम तारीख तक न्यूनतम शेष राशि। और तीसरा कॉलम होता है 10 के गुणज में ब्याज योग्य मूलधन राशि। 10 के गुणज में ब्याज योग्य मूलधन राशि। ये एक छोटा सा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये टेबल जो हमारे प्रश्न में दिए हुए हैं, हम आपको बताए थे 2 तरीके से होते हैं। एक तरीका प्रश्न होता है जिसमें टेबल दिया रहता है, दूसरा टेबल बनाते हैं और ब्याज निकालते हैं, और दूसरा होता है जिसमें हमको दोनों टेबल बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, तो जब एक टेबल दिया हुआ है तो दूसरा टेबल हम यहीं पर बना ले रहे हैं ब्याज की गणना के लिए। बी.डी. शर्मा के पासबुक विवरण से ब्याज की गणना। अब माह, यहां पर देखो वह जो बैंक में कितना, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई लेन देन नहीं हुआ है, ये अक्टूबर, नवंबर में कोई लेन देन नहीं हुआ है, और यह दिसंबर। लेन देन नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पैसा नहीं है, उसका पैसा तो उस माह में भी बैंक में है। तो हमको प्रत्येक माह में कितनी न्यूनतम राशि उसके खाते में है ये टेबल के सहारे पहले ज्ञात करना होता है। तो अगस्त महीने, जुलाई महीने में ये लिखे हम जुलाई 2004, जुलाई 2004। और हमने आपको बताया है कि प्रत्येक माह के 10 तारीख से लेकर के अंतिम दिवस तक जो न्यूनतम शेष राशि होती है उस राशि पर ब्याज की गणना करते हैं। यहां पर 2 तारीख को 2000 रुपए था और 8 तारीख को उसके खाते में 2500 रुपए था। 2 तारीख से 2 के बाद 8 आता है, तो 8 मतलब 10 के पहले ही है,
जब 8 तारीख को उसके खाते में 2500 रुपए है तो 10 तारीख को भी 2500 रुपया रहेगा, क्योंकि वह जो पैसा अगले माह भी वो पैसा जमा करा रहा है 8 तारीख को, और उसके बाद वह उसके अगले माह 10 तारीख को पैसा निकाल रहा है। तो उस पूरे जुलाई माह के अंतिम तारीख तक, जुलाई हमारा 31 का होता है, और 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के उसके खाते में कितनी राशि रही होगी? 2500 रुपए। तो यहाँ पर न्यूनतम राशि हो गई 2500 रुपए। चूंकि 10 के गुणज में यह है तो यहाँ पर भी हम 2500 रुपए लिख देंगे। जुलाई महीने के बाद आता है हमारा अगस्त का माह, अगस्त 2004। इस अगस्त 2004 में देखिए 10 तारीख को उसने 500 रुपए निकाल लिया, उसके खाते में कितना बचा? 2000 रुपए। पैसा कम हो गए। पूरे अगस्त में 10 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक उसके खाते में 2000 रुपए रहा होगा, तो उस 2000 रुपए पे उसको ब्याज मिलेगा। ये हो गया 2000, 10 के गुणज में भी 2000 रुपए आ जाएगा। फिर आता है हमारा सितंबर 2004। अब आप यहां पर देख रहे हो सितंबर चूंकि 9वां महीना होता है और पासबुक में 9वां महीना में कोई एंट्री नहीं है, मतलब ये कि 9वां महीना में वह बैंक गया ही नहीं कोई काम से, लेकिन पैसे तो उसके खाते में है, उसके पैसे बैंक में है, तो 9वां महीना में भी बैंक उसको ब्याज देगी। और चूंकि यहाँ पर 9वां महीना में कोई एंट्री नहीं है, तो अगस्त महीने में जितनी राशि उसके खाते में थी वही राशि सितंबर महीने में भी उसके खाते में होगी। तो यहाँ पर भी 2000 रुपए आ जाएगा, और 10 के गुणज में भी यह 2000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा अक्टूबर माह। अक्टूबर 2004 में देखिए वो बैंक जाता है 10 तारीख को और 500 रुपए निकाल लेता है, तो उसके खाते में कितना बच गया? 1500 रुपए। और वह अक्टूबर में और बैंक नहीं गया है, यदि और बैंक गया रहता तो यहां पर और एंट्री होता। अक्टूबर में वो 10 तारीख को बैंक गया है, तो अक्टूबर महीने में उसके खाते में न्यूनतम राशि कितनी आ गई? 1500 रुपए। 10 के गुणज में यह भी 1500 रुपए होगा। अक्टूबर के बाद आ गया नवंबर माह। यहां पर देखिए नवंबर माह में फिर वो बैंक नहीं गया है, क्योंकि 11वां महीना में कोई एंट्री नहीं है। यदि नवंबर माह में बैंक गया होता तो यहां पर उसका एंट्री दिखता, तो नवंबर माह में कोई एंट्री नहीं है, तो अक्टूबर माह की जो राशि है उतनी ही राशि नवंबर माह में भी उसके खाते में होगी। तो अक्टूबर में कितना है? 1500 रुपए। ये 1500, 10 के गुणज में भी 1500 रुपए आ गया। इसके बाद आया अंतिम माह दिसंबर 2004। दिसंबर 2004 को वो 9 तारीख को बैंक गया और 200 रुपए जमा करके आया। 9 तारीख को जमा किया, मतलब 10 तारीख को भी 2000 उसके खाते में इतना ही पैसा रहेगा, 31 तारीख को भी उसके खाते में उतना ही पैसा रहेगा। प्रश्न में हमको बोला है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर हो तो दिसंबर 2004 के अंत में आखिरी तक की इतना ही पैसा रहेगा 1700 रुपए। तो दिसंबर माह में भी 1700 रुपए उसके खाते में आ गया। अब ये जो हम बनाए हैं इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। इस पूरे का हर माह कितनी कितनी राशि हुई ये निकाल लिए हम। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ दिए तो ये शून्य आ गया, दूसरे में भी शून्य आ गया। 5, 5, 10, 5, 15 और 7, 22 का 2 बचा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10 और ये 11, 11,200। यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है हमको मिल गया, तो हम इस प्रश्न को यहां पर अब मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है।
ब्याज योग्य कुल मूलधन। ये जो प्रत्येक माह की हम राशि निकाले, यही राशि ब्याज योग्य कुल मूलधन होता है और ये हो जाता है हमारा 11,200 रुपए। अब हमको इस पर देय ब्याज निकालना है। देय ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन है हमारा 11,200 रुपए, दर है 5%। एक माह का ब्याज निकालते हैं हम, तो यह हो जाता है 1/12, और इसको लिख लिए पूरे का बटे 100, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11,200 गुणित 5 गुणित 1/100 गुणित 12। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, 5 से गुणा कर दिए, 5 दूनी 10 का, शून्य बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 एकम 5 बटे 12 से इसको भाग दे देते हैं। आप 12 से इसको भाग दोगे, रफ का काम यदि आप इस तरीके से करो, ये 560, इसको आप 12 से भाग दे रहे हो, 12 चौक 48, ये 48, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 4 और 4 कट जाएंगे, ये 6, 12 छक्के 72, फिर ये 8 बज गए, फिर लगाए दशमलव उतारे शून्य, फिर 12 छक्के 72, फिर यहाँ पर 8 बच जाएगा, शून्य उतारोगे, फिर 12 छक्के 72। इस तरीके से भाग हमारा जाता जाएगा, और जो ब्याज की राशि है वो 46 रुपए 66 पैसे, यह हमारा देय ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है वह है समय। ब्याज की जो गणना होती है वो प्रत्येक माह के 10 तारीख से लेकर के माह के अंतिम तारीख तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी माह 28 फरवरी, कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है, कोई माह 30 तारीख का होता है, कोई माह 31 तारीख का होता है। तो माह के अंतिम तारीख तक के जो भी न्यूनतम राशि होती है उस राशि पर ही ब्याज की गणना की जाती है। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने इसको लिख ही लिया होगा, और अभी समय कम है, इससे संबंधित और जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कल बताएंगे, क्योंकि यदि हम उस प्रश्न को अभी पकड़ते हैं तो वो प्रश्न अधूरा रह जाएगा। तो आप इससे मिलते जुलते जो सवाल हैं उसको घर में जा कर के बनाइएगा, और कल जब आपसे पुनः मुलाकात होगी तो आप उस समय वो प्रश्न को पूछिएगा हमसे, फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।